आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं जाति और राजनीति के बारे में। तो दोस्तों, जाति जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत में न केवल अनेक धर्म हैं, लेकिन बहुत ही विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो भारत का एक हिस्सा हैं। जातिगत असमानताओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर हिंदू धर्म को देखा जाए तो वो 4 जातियों में विभाजित है। ये 4 हैं। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा हो गया हमारे शूद्र। तो ब्राह्मण जो हैं वो जितने भी हमारे शिक्षा देते हैं लोग, और इस हिसाब से मतलब ऐसा मानना है कि एक तरह विभाजित करने का जो तरीका था वो ये था कि जो ब्राह्मण लोग थे उनका मुख्य कार्य ये था कि वो शिक्षा प्रदान करते थे। जितने भी टीचर्स थे पहले, अगर गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे उस समय में, तो ऐसा। फिर उसके बाद अगर हम वैश्य की बात करें उदाहरण के लिए, तो वो जितने भी व्यापारी वगैरह हो गए हमारे, और जितने भी अपनी लोग जो रोजमर्रा के काम में लगे होते थे वो हमारे वैश्य। और शूद्र जो होते थे ये छोटे मोटे काम, मछुआरे हो गए या फिर हमारे जो जूता सिलते हैं वो हो गए, तो ये सारे हमारे शूद्र में आ जाते थे। अधिकांश समाजों में व्यवसायों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। जाति व्यवस्था इस विभाजन का एक चरम रूप है। तो जाति व्यवस्था जो है दोस्तों, वो ये डिवीजन जो है, कास्ट बेस्ड डिवीजन, जो कि हर पीढ़ी में ये जाति जो है वो आपकी एक ही रहती है। जैसे अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके आने वाले बच्चे भी, अगर आप उसी कास्ट में, उसी जाति में शादी कर लेते हैं तो ब्राह्मण ही होंगे। दोस्तों, जाति प्रथा जो है इसमें लोग जो एक जाति में जन्म लेते हैं वो उसी जाति का हमेशा हिस्सा होते हैं। आप आगे जाके अपनी जाति जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, हमने हमारे जो जैसे कि B.R. अम्बेडकर की बात की, या फिर हमारे ज्योतिबा फूले की बात करें अगर, तो ये सारे जो आए इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश करी, बदलाव लाने की कोशिश करी, जिससे जो जाति प्रथा है और जाति प्रथा से रिलेटेड जो रूढ़ियाँ हैं उनको हटाया जा सके, जो भेदभाव होता था जाति से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। जाति पदानुक्रम का टूटना। अब दोस्तों, धीरे धीरे जो ये जाति प्रथा है, जो जाति से रिलेटेड भेदभाव है, वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो जाति प्रथा है वो हमारे समाज से जा चुकी है। वो अभी भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि कैसे ये धीरे धीरे टूट रहा है, किनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनके चक्कर में ऐसा हो रहा है। सबसे पहले समाज सुधारकों के प्रयास। तो जो समाज सुधारक, जैसे कि जो सोशल रिफॉर्मर्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले, या फिर हमारे गांधी जी हो गए, ये जो हैं इन्होंने काफ़ी प्रयास किए जिससे समाज में बदलाव आ सके और जाति प्रथा को हटाया जा सके। फिर शहरीकरण। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है उस चक्कर में भी लोग जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जाति प्रथा जो है उसको धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। फिर शिक्षा की वृद्धि। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वही समझ रहे हैं कि जाति प्रथा जो है वो कितनी गलत है और इसे हटाना कितना ज़रूरी है ताकि देश की एकता बनी रहे। व्यावसायिक गतिशीलता। धीरे धीरे जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है हमारी, मतलब लोग जो हैं वो अपने व्यवसाय को चेंज कर रहे हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो आप टीचर ही बनेंगे, यानी आप शिक्षक ही बनेंगे। वो आजकल काफ़ी चेंज हो गया, ये जो पहले चलता आ रहा था। जातिगत भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान। अब दोस्तों, हमारे संविधान में भी काफ़ी प्रावधान, काफ़ी एक्ट्स हैं, काफ़ी बिल्स हैं जिनके चलते ये जो जातिगत भेदभाव है इनको हटाया जा रहा है। और जो हमारे छूत अछूत की प्रथा थी पहले के ज़माने में और अभी भी कई छोटे इलाकों में देखने को मिलती है, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। अब राजनीति में जाति क्या रूप निभाती है, क्या क्या इसका रोल है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक कार्टून बना गया है दोस्तों,
ये कार्टून जो है ये दिखा रहा है कैसे जो राजनीतिक नेता हैं वो को जाति के लोगों को वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी-कभी किसी एक जाति को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। कभी-कभी ऐसा करते हैं कि ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो जातियाँ हैं अलग-अलग तो अपने पार्टी में वो हर एक जाति के कुछ लोगों को शामिल करें ताकि हर जाति का ये सपोर्ट हासिल कर सकें और उनके मत इनको मिल सके ताकि इलेक्शन जीते। राजनीतिक दल मतदाताओं की संरचना के आधार पर उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं ताकि जाति की भावनाओं को आकृष्ट किया जा सके। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो जाति के राजनीति में विभिन्न प्रकार हैं। एक पहला प्रकार दोस्तों ये है कि जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवार अलग अलग जाति के चुनती है। दूसरा ये है दोस्तों कि कुछ कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि वो एक ही जाति को अपना पूरा प्रतिनिधित्व दे देती हैं। लाइक एक ही जाति जो है उसको पूरे के पूरे फेवर दे देती हैं। फिर तीसरा यहाँ पे दोस्तों ये है हमारा तीसरा पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है दोस्तों? इसको हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो ये है 1 पर्सन 1 वोट। यानी कि एक व्यक्ति एक मत। ये आपको सीधे समझ आ रहा हो दोस्तों कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जब आया तो दुनिया में उसने ये लोगों को प्रदान किया कि अगर एक इंसान है तो उसका एक ही वोट होगा, उसके एक जरूर एक व्यक्ति के 2 वोट हो ऐसा नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जाति चुनाव को कितना प्रभावित करती है। अब दोस्तों हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जाति जो है वो चुनाव को कितना और किस तरह से प्रभावित करती है। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि किसी भी निर्वाचित क्षेत्र में स्पष्ट जाति बहुमत नहीं है। मतलब कोई भी एक क्षेत्र जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही जाति के लोग रहते हों, इसलिए हर उम्मीदवार और जो पार्टी हैं उनको एक से ज़्यादा जाति और समुदाय का सहयोग चाहिए होता है। मतलब अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर आप उम्मीदवार बन रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा जाति का सपोर्ट चाहिए ही होगा, आपको उनका सहयोग चाहिए होगा, तभी आप वोट जो हैं वो चांसेस बढ़ सकते हैं आपके कि आप जीत सकें। कोई भी पार्टी किसी समुदाय के सभी मतदाताओं के वोट नहीं जीतती। कोई भी एक पार्टी जो है, अगर ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो उस पार्टी के सारे लोगों का वोट जीते, वरना ये गलत हो जाता है इस एक तरीके से ये लोकतंत्र के जो है उसके खिलाफ जा सकता है। कुछ मतदाताओं के पास उनकी जाति के एक से अधिक उम्मीदवार हैं जबकि अन्य के पास कोई नहीं है। ये दोस्तों जातियों के की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि अगर संख्या जो जाति जो है वो काफ़ी बड़ी है तो फिर हो सकता है कि उस जाति के ज़्यादा उम्मीदवार हों, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ जातियां हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं यहाँ पे, कि अगर वो छोटी जाति हैं और उनका जो मत है इतना मायने नहीं रखता तो उनके कोई भी उम्मीदवार ना हो। सत्ताधारी दल या मौजूदा विधायक अक्सर चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सत्ता में जो दल है या जो मौजूदा विधायक हैं वो कई बार चुनाव हार जाते हैं। ये दिखाता है कि अगर सब कास्ट मतलब सारी की सारी जातियां एक ही पार्टी को अपना वोट देती होती तो फिर ऐसा नहीं हो रहा होता। आज के समय में जाति असमानता। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब जो जाति है, जाति अगर आज के टाइम में हमने पढ़ा था कि दलितों का देखा गया है कि समृद्धि उतनी अच्छी नहीं, आर्थिक समृद्धि उनकी उतनी अच्छी नहीं है। कई हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब जो गरीबी रेखा है उसके नीचे, रेखा के नीचे
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि हम देख सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी जो हैं, उनकी गरीबी रेखा के नीचे जो संख्या है, मतलब उनकी जितनी भी संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं हम यहाँ पे कुछ अच्छे हिंदू अपर कास्ट देखेंगे या क्रिश्चियन अपर कास्ट देखेंगे, तो इनका जो परसेंटेज है पॉवर्टी लाइन के नीचे का, वो काफ़ी कम है, मतलब ये वेल ऑफ है, ये समृद्ध है। और ये जो है, ये उतने समृद्ध नहीं है आर्थिक रूप से। जाति में राजनीति, किस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है? जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। ये दोनों जो है आपस में लिंक्ड हैं। जैसे कि जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है, वैसे ही राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। कैसे करती है हम देखते हैं। प्रत्येक जाति समूह बड़ा बनने की कोशिश करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो जातियां हैं वो बड़ी होंगी तो उनको ज़्यादा हो सकता है, चांसेस होंगे कि उनके ज़्यादा उम्मीदवार हों, या उनकी जो मांगे हैं वो ज़्यादा अच्छे से सुनी जाए, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो वोट और इलेक्शन जीत सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। जातियों के बीच गठबंधन, कई बार जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी आपस में कोalition बना लेती हैं, मतलब गठबंधन कर लेती हैं। पिछड़े या अगले जातियों जैसे नए जाति समूह बने हैं। अब आने वाले समय में हमने देखें कि काफ़ी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट बन गई हैं, आगे सामने आ गई हैं। और कई बार ये होता है कि इनको रिजर्वेशन की होड़ में भी ये आगे आते हैं। फिर हम अपने प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या ये कमज़ोर स्थिति में होती हैं। दोस्तों मैं एक बार लिख देती हूँ आपको। तो हमने पढ़ा था इस बारे में कि कौन से पहलू हैं जीवन के जिनमें जो स्त्री हैं वो कमज़ोर हैं या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि शिक्षा के मामले में स्त्रियों का उतना रिप्रेजेंटेशन है नहीं। यहाँ पे साक्षर दर जो है स्त्रियों का वो 65.46% है, जबकि आदमियों का 82.14% है। वहीं हम आएंगे दूसरे चीज़ पर, वो आ गया हमारा उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा के मामले में भी देखा जाए दोस्तों, तो कई परिवारों में ये मानना होता है कि अगर बेसिक एजुकेशन हो गई है, हमको शिक्षा मिल गई है औरतों को, तो उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की क्या ही ज़रूरत है, शादी करवा देनी चाहिए जल्द से जल्द। तो ये काफ़ी गलत है, और इसलिए जो उच्चतर शिक्षा है उसमें काफ़ी कम औरतों का रिप्रेजेंटेशन है। फिर तीसरा आ गया हमारा ऊंचे वेतन वाली नौकरियां। चौथा आ गया हमारा समान पारिश्रमिक कानून, जिसके बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, जो 1976 में बना था। फिर लिंगानुपात पांचवा कारण हमारा, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो भारत देश का जो सेक्स रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। यानी 107.48 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये हमारा भारत देश का सेक्स रेशियो है। ये हमारे 2019 के सेंसस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो दोस्तों हमने राजनीति में सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम वो वाली स्लाइड से ले लेंगे रेफरेंस। मैं यहाँ पे स्लाइड का नाम लिख देती हूँ, कौन सी थी। राजनीति में
मैं उदाहरण बताई थी क्योंकि उस स्लाइड में उदाहरण नहीं लिखे हुए थे, तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स थे, इसलिए उनके 4 उदाहरण हर एक के। तो पहला ये है दोस्तों, इसका उदाहरण उग्रवादी दूसरा उदाहरण है हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा। तीसरा उदाहरण है हेट स्पीच, जो हमको देखने को मिलती है कई बार चुनाव के दौरान। काफ़ी लोग होते हैं जिनकी गंदी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं दूसरी कम्युनिटी संप्रदायों के खिलाफ। फिर चौथा आ गया था, हमने वहाँ पे ही बताया था भारत पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन के टाइम पे, बंटवारे के टाइम पे झगड़े हुए थे और जितने भी राइट्स वगैरह हुए थे उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। चौथा उदाहरण हमारा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कैसे, हमने पढ़ा था भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो पहला यहाँ पे आ जाता है कि आर्थिक स्थिति, जितने भी दलित हो गए या फिर हमारे पिछड़े वर्ग हो गए, छोटे छोटे जो जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है दोस्तों वो कुछ सही नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। अगर हम अपर कास्ट से ऊंची जातियों से कंपेयर करें, यहाँ पे उनकी तुलना करें। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, आप अच्छे से आंसर फॉर्म कर लीजिएगा पॉइंट्स में। फिर दूसरा हो गया कि जो नीचे जातियां हैं वो गरीबी रेखा के नीचे उसके ज़्यादा लोग हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमको पीछे जाना पड़ेगा, हमारे जो स्लाइड्स दी हुई थी उसमें। तो मैं आपको स्लाइड बता देती हूँ कौन सी है। जाति चुनाव को कितना प्रभावित करती है। उसमें से आप कोई से भी 2 ऑप्शंस अगर देख लेंगे तो वो इस प्रश्न का उत्तर है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो दोस्तों भारत के विधायिकाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम है। मतलब लोकसभा की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 15% से भी कम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर हम पंचायतों की बात करें तो वहाँ पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व जो है, वो सीट्स जो 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, वहाँ पर आरक्षित है। और कुल 10 लाख या उससे भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में, मतलब जो हमारे शहरी इलाके हैं और जो हमारे गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर उनकी 10 लाख से भी ज़्यादा प्रतिनिधि हैं।
तो ये जो चीज़ है हमारे पंचायतों की, पंचायतों से हमारे विधायकों और हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा और विधानसभा वगैरह को सीखना चाहिए कि कैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यहाँ पे को हो जाएगा तो दो जो प्रावधान हैं वो हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़े थे। मैं अगेन यहाँ पे आपको स्लाइड का नाम लिख देती हूँ। ये स्लाइड का टॉपिक था, वहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस थे, तो उनमें से कोई भी 2 अगर आप चुनाव कर लेंगे उनका तो सही रहेगा। तो जैसे मैं आपको बता भी दूँ यहाँ पे उदाहरण के लिए कि यहाँ पे आपको धर्म का चुनाव करने की पूरी जो है फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो आप चाहें जिस भी धर्म का आप पालन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, एक बार पढ़िए ढंग से क्या ऑप्शंस है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, यानी कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? हमने पढ़ा था इस बारे में। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है बी, यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ पर यहाँ पे हमने पढ़ा है कि भारत में आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया औरतों को? लोकसभा में दिया गया है? नहीं। विधानसभा में? नहीं। मंत्रिमंडल में? नहीं। यहाँ पे हमको भारत में औरतों को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज की संस्थाओं में। 1/3 यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, 1/3। आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे इसकी समरी पे। तो आइए दोहराते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि लिंग जो है वो किस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि महिलाओं का क्या काम होना चाहिए, पुरुषों का काम होना चाहिए क्या, समाज के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे करके औरतों ने आंदोलन किए और इनको हमने नारीवादी आंदोलन बुलाया और फिर अंग्रेजी में फेमिनिस्ट मूवमेंट बुलाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी मांगे जो हैं वो मनवाई। फिर हमने धर्म के बारे में पढ़ा कि धर्म ईश्वर या देवदाताओं में विश्वास और पूजा है, जो विश्वासों और नियमों की एक संगठित प्रणाली है। फिर हमने जाति के बारे में पढ़ा कि जाति जो है वो कैसे सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, जो सजातीय विवाह और जीवन शैली के वंशानुगत संचरण द्वारा विशेषता है। मतलब कैसे हमने जाति के बारे में पढ़ा कि जाति जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में कि कई बार जो लोग हैं वो अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं, आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो। फिर हमने पढ़ा कि श्रम का यौन विभाजन किस प्रकार से होता है, ये हमने पढ़ा था जब हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे घर के अंदर जो सारा काम है वो औरतें करती हैं और बाहर का सारा काम पुरुष करते हैं। फिर अस्पृश्यता के बारे में हमने पढ़ा कि सामाजिक बहिष्कार की प्रथा जिसके परिणाम स्वरूप अछूत को उच्च जातियों से अलग किया जाता है, यानी अनटचेबिलिटी। यहाँ पे हम अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर सांप्रदायिकता यह विचार है कि धर्म के आधार पर ही एक समुदाय का निर्माण किया जाता है। हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति में किस प्रकार से क्या रोल प्ले करती है। फिर धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा हमने, वो कार्टून देखा था कुर्सी वाला, जिसमें हम बता रहे थे कि भले वो कितने ही दिखा ले कि जो सारे धर्मों में वो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन उन्हें अंदर से धर्मनिरपेक्ष होना ज़रूरी है, जो भी वहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे थे। भारतीय संविधान अस्पृश्यता की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। अब हमने फिर से देखा कि किस प्रकार से अनटचेबिलिटी को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो डील करता है इस चीज़ से। राजनीति में जाति वोट बैंक के रूप में प्रकट होती है, लेकिन राजनीति जाति में भी एक भूमिका निभाती है। वोट बैंक के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं वो जातियों को वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो अध्याय है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया हो। धन्यवाद।